नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। लैंड स्कैम मामले से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर है। सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन ने ईडी के समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ईडी ने जमीन घोटाले से जुड़े हुए मामले में समन भेजा था, जिसमें अब तक वो सिर्फ 2 समन में ही हाजिर हुए हैं। तो 20 जनवरी और 31 जनवरी 2024 को हेमंत सोरेन समन की तारीख पर ईडी के सामने पेश हुए थे। ईडी की याचिका पर निचली कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इसी मामले में निचली अदालत ने 4 दिसंबर को, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सशरीर पेश होने का आदेश दिया था, जिसे हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, देखिए यहाँ पर हेमंत सोरेन को अब सशरीर पेश होने का आदेश दिया गया है। क्या कुछ होना है इस मामले में, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, आज झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। संभवतः यह सुनवाई दोपहर बाद हो सकती है। और निचली अदालत में जो हेमंत सोरेन को जो सशरीर जो उपस्थित होने का जो आदेश था 4 दिसंबर तक, वो आदेश आज पूरा हो रहा है। तो ऐसे में हेमंत सोरेन ने उस फैसले को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी है और साथ ही बताया कि उन्होंने हर तरह से कानून का पालन किया है, क्योंकि ये पूरा मामला जो है ये लैंड स्कैम से जुड़े मामले से जुड़ा है। जब आपको याद होगा कि पिछले साल जनवरी 2024 में आप देखे होंगे कि इसी साल जनवरी 2024 में जब ईडी की ओर से एक के बाद 10 सम्मन हेमंत सोरेन को जारी किए गए थे, पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाया गया। तो 10 सम्मन में 2 सम्मन की तारीख पर हेमंत सोरेन पहुंचे थे। बाकी 8 सम्मन में उन्होंने कारण बताया था उपस्थित नहीं होने का। तमाम तारीख को उन्होंने उपस्थित होने की वजह कारण जो है ईडी को सौंपी थी, लेकिन ईडी ने इस पूरे मामले को अवहेलना बताकर जो है उन्होंने निचली अदालत में एक याचिका दाखिल की थी। उसी पर सुनवाई चल रही थी और हेमंत सोरेन को इस पूरे मामले में सशरीर जो है पेश होना था। लेकिन अब हेमंत सोरेन ने इस फैसले को झारखंड हाईकोर्ट में अब चुनौती दे दी है। अब जाहिर है कि झारखंड हाईकोर्ट का जो फैसला आएगा वो फैसला अब क्या कहता है, उसी के अनुसार कानून का जो कानूनी प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। जी तो संजय, देखिए इन दिनों हेमंत सोरेन भी बिजी हैं, चूंकि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, लेकिन ऐसे में अगर कोर्ट का आदेश है वो भी पालन करना जरूरी है। ऐसे में क्या विकल्प है हेमंत सोरेन के पास? देखिए, अब चूंकि हेमंत सोरेन ने बिल्कुल कानूनी रास्ता अपनाते हुए झारखंड हाईकोर्ट की शरण में गए हैं और निचली अदालत का जो फैसला है वो अदालत का फैसला था 4 दिसंबर यानी आज की तारीख तक कोर्ट में, निचली कोर्ट में पेश होने का। तब हाईकोर्ट में देखिए एक कानूनी प्रक्रिया होती है कि हर व्यक्ति के सामने यह अधिकार होता है कि वह निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चैलेंज करे। और हेमंत सोरेन ने उसी जो अधिकार है, एक आम आदमी का अधिकार, उसी के तहत उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी है। और जब हाईकोर्ट का जो फैसला आता है और आज देखिए निचली अदालत में हेमंत सोरेन ये बताएंगे कि देखिए अब इस मामले को लेकर हम जो है झारखंड हाईकोर्ट चले गए हैं। तो झारखंड हाईकोर्ट का अब जो आदेश होगा, लेकिन अभी जो निचली अदालत का फैसला वो मान्य है, क्योंकि एक खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे, तो आपको बताते चलेंगे इधर देखिए हेमंत सोरेन की याचिका पर आपको बताते चले कि झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। और बढ़ते हैं खबरों में आगे, तो रांची से एक बड़ी खबर है। बैटरी के शोरूम में भीषण आग लगने की खबर। आग की लपटें जो है वो दूर से ही नजर आ रही है। बताते चले आपको, रांची के लालजी हिरजी रोड स्थित बैटरी शोरूम में भीषण आग लग गई। दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने के बाद बैटरी में भी विस्फोट हुआ, जिस कारण आग तेजी से फैली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह जो है वो शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग लगने से करीब 50 लाख रुपए की नुकसान की भी आशंका जताई जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको दिखा रहा है। बैटरी के शोरूम में भीषण आग लगी है, लाखों का नुकसान बताया जा रहा है और दमकल ने आग पर काबू पाया है कड़ी मशक्कत के बाद। हालांकि बताते चले आपको, इस आगजनी में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। ठीक ऑफ होने के बाद अगल बगल जो भी लगा हुआ था, हम लोग क्विकली उस पर एक्शन किए और आग बुझ गया है। अब आग है नहीं, केवल धुआं रह गया है, वाष्प निकल रहा है ना, वही निकल जाने के बाद टोटल ठंडा हो जाएगा। अब 5 गाड़ियाँ बैटरी से सर, शॉर्ट सर्किट बैटरी से आग लगा हुआ। तो बाद में पता चलेगा इसमें कि क्यों आग लगी, या शॉर्ट सर्किट हुआ होगा या बैटरी में हो सके कुछ लिथियम रहता है तो क्या उसमें हुआ है, देखने के बाद में, जाँच के बाद पता चल जाएगा। राजधानी रांची के व्यस्तम इलाके लालजी हिरजी रोड में आज सुबह अचानक एक बैटरी की दुकान में आग लग गई, जिस वजह से यहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंच आग पर काबू पाया, लेकिन जिस तरह से ये आग लगी की घटना हुई है वो कहीं ना कहीं
तमाम चीज़ों को लेकर, ख़ासतौर से जो संकरी गलियां हैं उसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ख़ासतौर से यहाँ जो आग लगी है, जो अब तक जानकारी है उसके अनुसार बैटरी की दुकान थी और यहाँ पर बैटरी में विस्फोट हुआ, जिस कारण आग जो है वो काफ़ी तेज़ी से उसकी लपटें जो हैं वो चारों ओर फैलने लगी और इस वजह से कई कहा जाए तो लाखों की संपत्ति का नुकसान जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है। पूरे तरह से अगर मामले की बात की जाए तो जितेंद्र जी, कैसे ये आग लगी और कितने दुकानों में क्षति हुई? देखिए, हम लोगों ने करीबन 9:30 बजे खबर मिली है कि दुकान में आग लग गई है। तो जैसे हम आए तब तो देखा कि काफ़ी हद तेज़ आग लगी हुई थी और उस समय हमने इलेक्ट्रिक विभाग को फ़ोन किया और दमकल को फ़ोन किया। तब जाके सारे लोग आके, समाज के लोग जो थे, आग बुझाने की कोशिश करने लगे और काफ़ी हताहत हुई, क्योंकि अगर 2-3 दुकान में आग लगेगी और इलेक्ट्रॉनिक दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक विजन दुकान है, मतलब बैटरी की दुकान है, उस पर हम लोग शॉर्ट सर्किट को हो सकता है कि आग लगी हो, बाकी आगे आग नहीं लगे, वैसे कैसे हम लोग बुझा सके। हम लोगों ने उसका कोशिश किया और उसको हम लोग ने एक बार सभी लोग मिल के, समाज के लोग, आज उनको आग बुझा के आप देख रहे हैं कि करीबन आग बुझ चुकी है और आगे नहीं बढ़े, इसको हम लोग लगे हुए थे, वो आग आगे नहीं बढ़ी है, किसी नुकसान नहीं हुआ, अंदर लोग थे, निकाल दिया। में ब्लास्ट भी हो रहा है और कुछ है? हाँ, कुछ सिलेंडर था एक, जो अभी हमने उसको अपने बाद में निकाल के रख दिया बाहर। तो कोई एक सिलेंडर था, घरेलू सिलेंडर, उसके बाद उसके आग लगी थी। तो बैटरी भी फटता है तो कहीं ना कहीं उसका ये असर, आवाज़ कुछ मिल रहा होगा। ऐसा कुछ हो नहीं, अभी हताहत की कोई सूचना नहीं है, ना कुछ हुआ है। बाकी आग कंट्रोल पे आप देख रहे हैं। जैसे कि कितना का नुकसान हो सकता है? ये तो हमको लगता है कि 50 लाख से ऊपर नुकसान है, करोड़ों का नुकसान हो सकता है, क्योंकि बैटरी की दुकान थी और 3 दुकान है, तो हो सकता है कि लंबा नुकसान हुआ हो इनका। तो कहा जा सकता है कि बड़ा नुकसान है और पूरे मामले में अब जांच की जाएगी कि आखिर किन वजहों से आग लगी है। और पूरे मामले में बता दें कि जो फायर ब्रिगेड के 6 वाहन जो हैं वो यहाँ पर लगातार एक्टिव रहे, जिस वजह से आग पर तुरंत ही काबू पाया जा सका है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और मेदिनीनगर से एक बड़ी खबर है, चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाया है। बैंककर्मी और आईआरबी जवान के घर में चोरी की गई, नकदी समेत 14 लाख रुपए के गहने की चोरी हुई है। आपको बताते चलें कि पीड़ित परिवार ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। थाना क्षेत्र के निमिया मोहल्ले की यह घटना बताई जा रही है। बैंककर्मी और आईआरबी के जवान के घर से चोरी का ये मामला है। नकदी समेत 14 लाख के गहने की चोरी हो गई है, यानी कि 2 घरों में चोरी। मेदिनीनगर से ये बड़ी खबर है। जमशेदपुर से एक बड़ी खबर देखिए, मुंबई के जेवर दुकान में ठगी का मामला सामने आया है। जमशेदपुर से आरोपी गिरफ्तार हुआ है। जुगसलाई के एक होटल से मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया। जेवर खरीदने के बाद फर्जी भुगतान करने का आरोप है। आरोपी प्रेम प्रकाश मूल रूप से गोड्डा का रहने वाला है। आरोपी प्रेम प्रकाश अपने साथ एक महिला को लेकर के जाता था और दुकान में आभूषण की खरीदारी करता था और जेवर के पैसे वो ऑनलाइन देता था। दुकानदार के पास रुपए भुगतान का मैसेज तो आता था, लेकिन खाते में पैसे नहीं आते थे और पैसे क्रेडिट होने का मैसेज देखकर दुकानदारों को लगता था कि खाते में पैसे आ ही गए होंगे, लेकिन ठग ने ऐसा तरीका अपनाया था जिससे केवल मैसेज ही जाता था, असल में वो पैसे ट्रांसफर ही नहीं करता था। और इस तरह से उसने मुंबई के करीब 5 दुकानदारों को अपना शिकार बनाया और उसके बाद वहां से फरार होकर जमशेदपुर आ गया। पुलिस को उसका मोबाइल नंबर हाथ लगा था, जिसके आधार पर एक टीम जमशेदपुर पहुंची और जुगसलाई के होटल से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे देश में आज अग्निवीर योद्धाओं का चौथा बैच पासिंग आउट परेड में शामिल हुआ और 31 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंटल सेंटर से अग्निवीर पास आउट हो गए हैं। इन जवानों की अब देश के अलग अलग हिस्सों में अग्निवीर जवानों की तैनाती की जाएगी। देखिए अग्निवीर योद्धाओं के लिए एक रिपोर्ट। भारत की रक्षा के लिए तैयार अग्निवीर जवान। अग्निवीर जवानों ने किया पासिंग आउट परेड। इकतीस महीने का कठिन प्रशिक्षण हुआ खत्म। जवानों में दिखा गजब का जोश। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये नया भारत है जिसके सामने दुश्मन देश भी खड़ा होने से पहले 1000 बार सोचता है।
भारत के वीर सपूत अपनी माटी और देश सेवा के लिए 24 घंटे 366 दिन बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, जिससे कोई भी भारत की तरफ गलती से भी आंख उठाकर ना देख पाए। ऐसे में रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में अग्निवीर के चौथे बैच के जवान भी देश की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। मैं मौजूद हूँ पंजाब रेजिमेंट सेंटर में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं अग्निवीर के चौथे बैच का पासिंग आउट परेड चल रहा है। 31 महीने के कड़ी प्रशिक्षण के बाद अब भी यहाँ से देश के विभिन्न सीमाओं पर जाएंगे और वहाँ पर उनकी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। अभी यहाँ पर परेड का निरीक्षण पंजाब रेजिमेंट सेंटर के ब्रिगेडियर ने किया है और 4 जो अग्निवीर है उन्हें यहाँ पर मेडल देकर के सम्मानित किया गया है। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ भव्य परेड चल रही है और अग्निवीर भी अपने देश की सेवा के लिए यहाँ संकल्प लेकर के यहाँ से निकल रहे हैं। रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में जवानों को 31 महीने की मुश्किल ट्रेनिंग दी गई, जिसके बाद आज अग्निवीर के चौथे बैच के जवान पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर के किलाहारी ग्राउंड में पीआरसी के कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय चंद्र कंडपाल ने अग्निवीर जवानों के पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया और देश सेवा की शपथ दिलाई। प्रशिक्षण में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 4 अग्निवीर जवानों को मेडल देकर सम्मानित भी किया गया। पिछले 31 हफ्ते की एक शानदार और जोशीली ट्रेनिंग के बाद, मैं ये कहूँगा कठिन ट्रेनिंग नहीं कहूँगा, एक जोशीली और शानदार ट्रेनिंग के बाद हमारे ये 470 सूरमा आज हम अपनी पलटनों में जब जाएंगे, जो कि कहाँ कुछ पलटनें चुसूल में डिप्लॉयड हैं, कुछ अंडमान के टापू में डिप्लॉयड हैं, कुछ बांसुरी की पहाड़ियों में डिप्लॉयड हैं, तो कुछ हुसैनी वाला बॉर्डर पर डिप्लॉयड हैं। अपनी पलटनों के और जवानों के साथ ये मोर्चा संभालेंगे और इनकी जो ट्रेनिंग हमने इनको यहाँ दी है उसका ये पूरा नमूना वहाँ पर पेश करेंगे। और मुझे यकीन है कि ये हर इम्तिहान में अपने अव्वल दर्जे का खरे उतरेंगे और हमेशा विजयी भव होंगे। देश सेवा की शपथ लेने वाले अग्निवीर जवानों में गजब का उत्साह है। देश की सुरक्षा का प्रण लिए इन जवानों को इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है और आखिरकार आज सभी कैडेट्स ने पासिंग आउट परेड में शामिल होकर दुश्मनों को ये पैगाम भिजवा दिया है कि भारत ना डरेगा ना झुकेगा, बल्कि मुंह तोड़ जवाब देगा। न्यूज़ 18 के लिए रामगढ़ संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। और अब आपको गिरिडीह लेकर चलते हैं, जहां पर नगर निगम की तरफ से 6 महीना पहले लगभग 40 करोड़ की लागत से साफ सफाई के लिए कई गाड़ियों को खरीदा गया था, लेकिन अभी तक इन गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं हुआ है और ये सभी गाड़ियां धूल फाक रही हैं। इस मामले को लेकर के सीपीआई-एमएल नेता राजेश सिन्हा ने गिरिडीह उपायुक्त से लिखित में शिकायत कर मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। पिछले 6 महीना पहले लगभग 30-40 करोड़ का मशीन खरीदा गया था पूरे नगर निगम के 36 वार्डों को साफ करने के लिए। उसके जो धूल कण है उसको ऑटोमेटिक उठाने के लिए ऐसे कई मशीनें हैं। 6 महीना पहले खरीदा गया, आज तक पुराना नगर निगम के कंपाउंड में रखा हुआ है, सबके नीचे घास आ गया है। बोकारो के गोमिया प्रखंड के कर्माटाड़ से आपको बताते चलें कि चेलियाटाड़ तक बनने वाली पुल निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जाहिर किया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत लोधी पंचायत के तीसरी नाला में पुल बन रहा था, जिसको लेकर ग्रामीणों ने विधायक जयराम महतो से मिलकर अनियमितता का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने कहा कि निर्माण एजेंसी रात में चोरी छिपे काम करा रही है। इन लोग ना ठेकेदार भी जो वो भी पुलिस काम कर रहे हैं। 9 बज गया रात, इन लोग जो भी काम कर रहा है फर्जी काम हो रहा है। भवरेट भी नहीं मार रहा है इन लोग। जो भी काम हो रहा है मतलब 2 नंबर काम हो रहा है। संवेदक के द्वारा तो कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ नहीं छोड़ा गया है, जिसके वजह से काम जो है खराब चल रहा है। खराब इसलिए चल रहा है क्योंकि ना इस जगह पे जो है वाइब्रेटर का यूज किया जा रहा है, ना सही रूप से यहाँ पे कोई एक ऐसा मशीन है जो मटेरियल तैयार करके सही जगह पे सही टाइम पे पहुँचा सके और काम को जो है सही रूप से आगे बढ़ा सके। और खबर गुमला से, जहां पर चैनपुर प्रखंड के खपरा टोली गांव में आज भी लोग विकास की राह देख रहे हैं। चुआ का पानी पीकर लोग जीवन यापन कर रहे हैं। गांव में नल जल योजना के तहत आपको बताते चलें कि सोलर जल मीनार तो लगा हुआ है, लेकिन इसमें आज तक पानी नहीं आया है, जिस कारण आज भी यहां पर रहने वाले लोग चुआ का दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। जिला प्रशासन की पहुंच आज भी गांव से कोसों दूर है। तल पर पहुंचे, गांव तक पहुंचे और गांव का विकास हो। लेकिन जब हम धरातल पर पहुंचते हैं तो इसका जो सरकार की जो वादा है वो
ठीक उसके विपरीत यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस वक्त मौजूद है हम गुस्सूर खपरा टोली गांव में मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रामीण जुटे हुए हैं, लोग चुआ का पानी पीने के विवश है। तो यहाँ पानी बरसात में पीने के लिए कीचड़ का पानी पीते हैं। यहाँ सबसे तो पानी का दिक्कत है, और एक है कि कोई स्कीम तिस्कीम भी नहीं देता है, बहुत मुश्किल से 2-3 आदमी को देता है। हम लोग का तो है असुर लोग हैं, हम लोग का रहने के लिए चाहे पानी वानी पीने के लिए दिक्कत होता है। 2 दिन के कचरा पानी पीते हैं। यहाँ पे असुर जनजाति के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सरकार की जो योजना मिलनी चाहिए उसकी स्थिति जो जानेंगे तो जीरो यहाँ पे मिलेगा। ग्राउंड जीरो पर हम आपको रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं, लेकिन स्थिति जस के तस है। लोग आज भी दाढ़ी चुआ का पानी पीने को मजबूर है। बीमार होने का आशंका रहता है, कई लोग बीमार भी पड़ते हैं, आने जाने का कोई साधन नहीं है। तमाम जो सुविधाएं मिलने चाहिए ये गांव पूरी सुविधाओं से कटा हुआ है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। नशे के सौदागरों ने सिमडेगा को नशे का कॉरिडोर बना दिया है। ओडिशा से सिमडेगा के रास्ते गांजा की खेप लगातार बिहार और नेपाल पहुंचाई जा रही है। इन नशे के कारोबारियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन भी एक्शन मोड में है। नशा तस्करों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाई जा रही है। सिमडेगा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान यात्री बस से एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। इन तस्करों के पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है। लगातार हम लोगों ने यहाँ छापामारी किया जा रहा है और अभी तक इतने करीब आज ये 8वां सीजर है हम लोग का, तो उसे तो एक तरह का पुलिस की सफलता माना है। उड़ीसा पुलिस के साथ में हम लोग समन्वय स्थापित किए हुए हैं और इसी दौरान वहाँ भी करीब राउरकेला बस स्टैंड में बीच में कुछ गांजा उंजा की सीजर हुई थी, लेकिन हो सके कि सीजर वाले बस स्टैंड के अलावे कहीं अन्यत्र बस स्टैंड बस खोलने के बाद रास्ते में चढ़ते होंगे, इस कारण से वहाँ पता नहीं चल पा रहा है। शिक्षा में स्कूल की दूरी बाधा न बने, इसके लिए सरकार ने छात्रों को साइकिल देने की योजना बनाई थी, लेकिन कोडरमा में इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही देखने को मिली। डोमचांच प्रखंड में स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय असनाबाद के बच्चों ने शिक्षा विभाग पर सवाल उठाया है। बच्चों का कहना है कि अभी तक उन्हें साइकिल नहीं मिल पाया है और 1-2 नहीं बल्कि 30 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अभी तक साइकिल नहीं मिली है, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। असनाबाद में अभी तक साइकिल नहीं मिला है और चारों तरफ साइकिल मिल चुका है। हम लोग को असनाबाद से आने में 3 किलोमीटर मस्त होना है, यहाँ पे आते आते 3 किलोमीटर है, ये बहुत टाइम लग जाता है, इससे बहुत दिक्कत होती है, इसलिए हम लोग को साइकिल की जरूरत है। चारों तरफ साइकिल मिल गया, असनाबाद में नहीं मिला साइकिल। कितना दूर अभी घर से? 3 किलोमीटर आते हैं, इसलिए दिक्कत होता है कि नहीं पहुंच पाते जल्दी। हमारे हम लोग का असनाबाद में साइकिल नहीं मिला है, तो हम लोग 3 किलोमीटर आते हैं। उसमें होना स्कूल 9 क्लास में पढ़ते हैं, तो हम लोग का दिक्कत होता है, साइकिल नहीं मिला। तो 2023-24 का विभाग से मेल से मांगा गया था, मैंने मेल के माध्यम से 82 डोमचांच को दे दिया था। अभी तक लिस्ट में नाम नहीं आया है। और अब बात झारखंड में नल जल योजना की पड़ताल की। न्यूज़ 18 की टीम जब हकीकत जानने के लिए पहुंची तो तस्वीर देखकर हैरान रह गई। कागज पर 85% काम, लेकिन जमीन पर 0। ऐसा हम नहीं, लोग कह रहे हैं, जिनके यहां पर 1.5 साल पहले पाइप तो पहुंचा, लेकिन आज तक पानी नसीब नहीं हुआ। रिपोर्ट देखिए। सूखी हुई इस पाइप से किसकी प्यास बुझती होगी? बंद पड़े इस कल से किसका गला तरबतर होता होगा? खाली पड़ी इन टंकियों में कभी पानी पहुंचा या नहीं, ये कौन देखने आता होगा? जमीन से निकलकर दीवार में ये पाइप ऐसे अटकी है जैसे झारखंड में नल जल योजना लटकी है। ये तस्वीरें आपको उस हकीकत से रूबरू कराने के लिए काफी है कि झारखंड में जो प्लान प्यास बुझाने के लिए था वो खुद आखिरी सांसें गिन रहा है। पाइप्स बिछाया गया है, लेकिन जिस घर में पाइप बिछाया गया है, लेकिन वहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ है पानी का सप्लाई। अंडरग्राउंड तो हुआ है पाइपिंग, लेकिन कनेक्शन नहीं मिला अभी तक। मेरे ख्याल से पूरे गांव में सप्लाई बंद है, नहीं दिया है अभी तक। ये हालात राजधानी रांची के हैं। महिलौंग पंचायत में पिछली गर्मी में पाइप तो पहुंचा, लेकिन 1.5 साल बीतने के बावजूद लोगों को अब तक पानी नसीब नहीं हुआ। और यहाँ नल जल भी लगाने आए थे 23 में, लेकिन अभी तक 24 खत्म होने जा रहा है, लेकिन अभी तक पानी नहीं मिला है। महिलौंग में आधी पाइप जमीन के नीचे और आधी सड़क किनारे पड़ी हुई है। हालांकि कागजी कहानी इस तस्वीर से बिल्कुल उलट है। हेमंत सरकार की नजर में महिलौंग पंचायत में 85% काम पूरा हो चुका है।
पूरे झारखंड में इसी साल दिसंबर तक नल जल योजना को पूरा करने का लक्ष्य है। 62,49,000 परिवार तक शुद्ध पानी पहुंचाने का टारगेट सेट किया गया है, पर 2019 तक करीब 5 लाख परिवार तक पहुंचा और अब तक लगभग 34,14,000 परिवार तक पानी पहुंचाने का दावा झारखंड की सरकार कर रही है। केंद्र की सरकार का असहयोगात्मक रवैया, सिर्फ उसके कारण ये योजना की आज बदहाल स्थिति सामने दिखती है। राज्य सरकार का पैसा भी लगता है, केंद्र सरकार का पैसा भी लगता है। नल जल योजना पर केंद्र और राज्य सरकार को 50-50% राशि खर्च करनी है। हेमंत सरकार का आरोप है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में केंद्र से एक भी पैसा नहीं मिला है। सीएम सोरेन ने बकाया राशि के लिए केंद्र को पत्र लिखा है, केंद्र से 2200 करोड़ रुपए की मांग की है। और ग्राउंड रियलिटी तो बिल्कुल उलट है। जल से जो हर घर में नल से जल योजना, इसमें बड़े पैमाने पर झारखंड में भ्रष्टाचार हुआ। पाकुड़ जिले में सबसे कम मात्र 13% काम पूरा हुआ है। सिमडेगा में सबसे ज्यादा 93% काम हो चुका है। चुनाव में सीएम सोरेन भी सफल हो चुके हैं। अब देखना होगा कि ये योजना कब तक सफल होती है। रांची संवाददाता अविनाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विधानसभा चुनाव के दौरान झारखंड में सुपरहिट रही मैया सम्मान योजना का क्रेज भले ही महिलाओं में बना हुआ है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। जमशेदपुर में अभी तक ठीक से 25% महिलाओं को भी इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। 75% महिलाएं योजना का लाभ लेने के लिए प्रयासरत हैं। हम लोग को 1000 ही नहीं मिला तो 2500 क्या मिलेगा। हम लोग यहाँ 4 बार आके दौड़ रहे हैं, दिन भर लगता है। जब तक काउंटर पास जाइए काउंटर बंद कर देता है, टाइम हो गया। आप पहले आइए बाद आइए, इन लोग का कोई मतलब नहीं है। हम लोग सिर्फ दौड़ रहे हैं। 4 महीना से फॉर्म फिलअप हुआ है। जब स्टार्टिंग से ही हम लोग फॉर्म फिलअप किए हैं। बाकियों का आ रहा है, जिसका नहीं आ रहा उसका नहीं ही आ रहा। बता देना चाहिए कि नहीं आएगा, हम लोग दौड़ेंगे नहीं। दिन भर यहाँ आके डेरा डालो, उसके बाद नहीं होगा फिर वापस जाओ। 4-5 बार दौड़ चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है यहाँ में। आज आइए कल आइए, परेशान हो रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। नई सरकार सर तो सबको तो ऑनलाइन कर दे रहा है। ऑनलाइन जो भरा है उनको भी मिल रहा है, जो फॉर्म फिलअप किया है उनको भी मिल रहा है। लेकिन उम्मीद तो है, उम्मीद पे ही तो दुनिया का है। उम्मीद है तभी तो आए हैं। उम्मीद है कि आएगा। अब क्या होता है वही जानेंगे। हम लोग अपना काम कर ही रहे हैं। हम लोग को जहाँ बताया जा रहा वहाँ जा रहे, फॉर्म फिलअप कर ही दिए हैं और यहाँ पे भी आए हैं इंक्वायरी के लिए। देखते हैं क्या बात होता है, कहाँ क्या मिस्टेक हो रहा है। जिसका त्रुटि है, जिसका गलत है, किसी तरह का आवेदन में गलत हुआ है तो उसका रुक रहा है, तो उसका हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक्सेल अलग से बना के विभाग में भेज दे रहे हैं कि इसका आगे करेक्शन करने के लिए हमारे पास ऑप्शन दिया जाए, ताकि क्या है कि लोग जो रिपीट करना है वो ही कर रहे हैं। और जिसका पेंडिंग। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।